नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नए प्रभारी पुराना राग। जी हां, प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बिकाऊ टिकाऊ का जिन्न बाहर निकल आया है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी ने पुराना राग छेड़ते हुए कहा है कि जो बिक गए वो पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अब उनके इस बयान पर बीजेपी चुटकी ले रही है और कह रही है कि कांग्रेस में कोई रीति नीति नहीं है, इसलिए उनके नेता पार्टी छोड़ते हैं। खैर, अब बिकाऊ टिकाऊ पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। फिर छिड़ा बिकाऊ और टिकाऊ पर राग। बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी तकरार। बिकाऊ और टिकाऊ, प्रदेश की सियासत में ये राग कई साल पुराना है। 2020 में कमलनाथ सरकार की सत्ता पलट होने के बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। हालांकि अब फिर से प्रदेश की सियासत में ये राग छिड़ गया है। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हरीश चौधरी ने विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जो डर गए वो चले गए, जो बिक गए वो चले गए, जो मजबूत है वो कांग्रेस में डटे हुए हैं। कांग्रेस में कमी नहीं है, कांग्रेस में मजबूत कार्यकर्ता है। अब हरीश चौधरी की इस टिप्पणी के मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो डर गए वो चले गए, जो बिक गए वो चले गए, जो मजबूत थे, जो डरे नहीं, वो आज इस प्रांगण के अंदर बैठे हुए विदिशा के तमाम मजबूत लोग आज यहाँ पर कांग्रेस ही कम नहीं हुए हैं। आज मैं मध्य प्रदेश और देश को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की कमी नहीं है। विदिशा के अंदर कांग्रेस मजबूती से बैठी है और ये जो सामने बैठे हैं ये मजबूत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि हरीश चौधरी ने बिकाऊ कहकर कहीं न कहीं बीजेपी को निशाने पर लिया, इसलिए अब हरीश चौधरी के बयान पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने कहा कि ऐसा कहकर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ही अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बार बार अपमान करती आई है, नए प्रभारी भी वही कर रहे हैं। और क्या कुछ बीजेपी ने इस पर कहा वो भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी की नकारा रीति नीति की वजह से लाखों कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक ने पार्टी छोड़ी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी रीति नीति में सुधार की जगह अब नए प्रभारी जो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई रणनीति नहीं है, पार्टी जीरो पे पहुंच गई है, आज उसी नकारा राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में भी असफल हुई है और इसी तरह के नेताओं की वजह से कार्यकर्ता घोर निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। 2008 में कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म करते हुए सत्ता का स्वाद चखा था, लेकिन 2020 में कमलनाथ सरकार को सिंधिया के साथ कांग्रेस के ही विधायकों ने बीजेपी में शामिल होकर गिरा दिया। उस समय कांग्रेस विधायकों के करोड़ों रुपए में बिकने की सियासी चर्चा गर्म थी। वह विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले कई पूर्व मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस को गुड बाय कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसी के चलते विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सकी और लोकसभा में तो खाता ही नहीं खुला। खैर, अब हरीश चौधरी फिर से ये राग क्यों छेड़ रहे हैं, वो क्या मैसेज कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन उनके बयान ने बीजेपी को तंज कसने का मौका जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, बिकाऊ का मुद्दा उठाकर क्या हरीश चौधरी ने अपने ही नेताओं को कोई संदेश दिया है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस 2020 की घटना को अभी तक नहीं भुला पाई है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी को घेरने के लिए फिर से बिकाऊ टिकाऊ को मुद्दा बनाया जा रहा है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस नेता आनंद जैन कासलीवाल और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2020 में जो सदमा लगा था, लगता है उससे कांग्रेस उभर नहीं पाई। प्रभारी नए आ गए हैं, राग वही पुराना है कि जो बिक गए वो चले गए, जो डर गए वो चले गए। और बीजेपी कह रही कोई रीति नीति नहीं है आपके पास, इसलिए अपने ही कार्यकर्ताओं का इस तरह से अपमान करते हैं आप लोग। दीजिए जवाब। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कुकर्म है, जो हमारे पार्टी के लोगों को तोड़कर दबाव में लाकर जो पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया, कुछ स्वेच्छा से गए, कुछ बिक के गए, कुछ दबाव में गए, के उसमें गए, कोई
इनकम टैक्स के डर से गए, कोई दबाव प्रभाव में गए। तो यह एक मैसेज है कि जो जाना था डर के, धमक कर, अपने आप को अगर वो कहीं असहज महसूस कर रहे थे तो वो चले गए। अब जो लोग हैं वो मजबूत कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो एक बार फिर अपनी नई शुरुआत कर रही है। तो सदमा नहीं है, ये बीजेपी के कुकर्मों को हर आदमी को याद दिलाना जरूरी है समय समय पे कि आपने जो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा, जो पाप किया था, तो वो भूलने थोड़ी दिया जाएगा, क्योंकि इतिहास है वो। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा अभी हो रहा है। तो इतिहास तो याद दिलाना पड़ेगा ना, काला इतिहास को, मध्य प्रदेश को कलंकित करने का इतिहास तो याद दिलाना पड़ेगा ना ब्रजेश जी। ठीक है, तो वंदना जी वो कह रहे हैं कि हम इतिहास को याद दिला रहे हैं, आपके कुकर्मों को बता रहे हैं कार्यकर्ताओं, क्योंकि जो हैं वो मजबूत हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं। तो ये संदेश दे रहे हैं। अपमान की कहां से बात हो गई इसमें? नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार बाकी पैनल को भी। मेरी आवाज मिल पा रही है ब्रजेश जी? हाँ मिल रही है, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, ये हमें हमारे क्या कर्म याद दिलाएंगे? ये अपने कर्म देख लें और अपने कर्मों पे याद कर लें। जीतू पटवारी जब से पीसीसी चीफ बने हैं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ है। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक हार जो लोकसभा चुनाव में हुई है, वो जीतू पटवारी जी के कमान संभालने के बाद ही हुई है। और ना भूतो न भविष्यति इस तरह की हार कांग्रेस पार्टी की न कभी हुई थी, और मुझे लगता है कि आगे भी शायद ना हो, ये उम्मीद मतलब 29 के 29 आप नहीं जीतने वाली आगे? देखिए जिस प्रकार से आप कह रही ना भूतो ना भविष्यति, तो 29 अब आपको नहीं मिलने वाली, एक आध दो तो ले ही जाएंगे वो। देखिए जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार हुआ है, आज 100 से ज्यादा ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई। इंदौर जैसे बड़े महानगर के ग्रामीण के और नगर के जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हो पाई, और उसके बाद ये लोग हम पर कटाक्ष करते हैं। आप ये देखें ना कि इनके यहाँ कितना भीतर घात है, अंतर कलह है, कि जब इनके यहाँ प्रवक्ताओं की सूची जारी होती है तो आधा घंटे के बाद उस सूची को वापस ले लिया जाता है। उमंग श्रृंगार और जीतू पटवारी जी के बीच में क्या चलता है ये सबको पता है। फिर भी बीजेपुर जीत जाते हैं, फिर भी बीजेपुर जीत जाते हैं, वो भी जीतू पटवारी के नेतृत्व में जीते हैं ना बीजेपुर। देखिए विजयपुर एकमात्र सीट जीत लेने से अगर जीतू पटवारी जी को अजय और विजय माना जाने लगता, तो आप ये बताइए कि आज ये जो प्रभारी आए हुए हैं, वो प्रभारी क्यों बोल रहे हैं कि जो भी आदेश निकलेगा वो कार्यालय से निकलेगा। कार्यालय से निकलेगा इसका मतलब राहुल गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी चलेगी। राहुल गांधी आला कमान है, राहुल गांधी जो कह देंगे वही होगा। और राहुल गांधी की ही जो इच्छा थी वो जीतू पटवारी जी के रूप में नजर आ रही कांग्रेस पार्टी को। जिस प्रकार से जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 4 लाख कार्यकर्ताओं ने पलायन करके दूसरी पार्टी का, हमारी पार्टी का, दूसरे दलों का दामन थामा है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ऐतिहासिक हार के साथ साथ ऐतिहासिक पलायन करवाने में जीतू पटवारी जी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साथ ही साथ एक बात याद दिला दूं कि किस प्रकार से गजेंद्र चौहान जी ने वीडियो बनाकर ट्वीट कर ये कहा था कि जीतू पटवारी जी पुराने और नए नेताओं को साथ लेकर चलिए वरना पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। तो जब उनकी पार्टी के ही इतने बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की यथास्थिति क्या है। तो वो तो दोनों दलों में होता है ना वंदना जी। आपके यहाँ भी भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा है सबको पता है, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? पार्टी चली रही है ना, और उनके नेतृत्व में काम ही कर रहे हैं, ऐसी कोई बगावत तो आई नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, आपने देखा है राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से अपनी तुलना फिदेल कास्ट्रो से करी है। और फिदेल कास्ट्रो कौन है? एक विदेशी, एक अंग्रेज। तो अपनी तुलना अंग्रेज से करना उन्हें आप मुद्दे से इधर जा रही हैं, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। लेकिन राजीव जी क्या मायने हैं 2020 से हम अब बात कर रहे हैं? 1 नहीं 2 नहीं 3 चुनाव चले गए, लेकिन बिकाऊ टिकाऊ, चाहे उपचुनाव की बात करें चाहे मुख्य चुनाव की बात करें, 2025 में भी वही राग। क्या मायने, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हरीश चौधरी? नमस्कार जॉक सर, नमस्कार करता हूँ। हरीश चौधरी जी जो है वे राजस्थान के वायुतुल से विधायक हैं और पूर्व में वो जसवंत से सांसद रह चुके हैं और गांधी परिवार के वे बड़े निकट व्यक्ति माने जाते हैं। वे मध्य प्रदेश के 7 साल में छठवें प्रभारी हैं। 5 साल सोचिए जी ना,
छठवें प्रभारी है। तो इससे समझिए कि कांग्रेस में प्रभारियों की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या हालत हो जाती है, यहाँ के नेता लोग कैसे कर देते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। अब बड़ी बात जो उन्होंने कही, यदि आप देखेंगे जब उन्होंने चार्ज लिया था, जैसे उनकी अपॉइंटमेंट हुआ था, पहला दौरा हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था, जब उनसे पूछा गया प्रेस वालों ने कि आपकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई रणनीति नहीं है, मैं तो यहाँ राजनेताओं से राजनीति सीखने आया हूँ। उसके डिफेंस में यदि हम बयान को देखें तो ये बयान उसी दिशा की ओर डायरेक्शन देता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो इतिहास की याद दिलाए, जैसे आपने भी कहा, हर बार वही कहा जा रहा है, 2018 की घटना को शायद वो भूले नहीं है, लेकिन इतिहास याद दिलाने की बात है तो कांग्रेस प्रवक्ता को और हरीश चौधरी जी को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इसको, जिसको आप खरीद फरोख अभी कह रहे हैं, 1967 में आयाराम गयाराम की राजनीति से नाम से प्रसिद्ध था। जब 67 में राज्यों में कांग्रेस को बहुमत से कहीं नहीं मिला था, तब एसपीटी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, तब ये आयाराम गैर राजनीति प्रारंभ हुई और यह सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं रही। आपको याद होगा ग्रीनिज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जब भजन लाल ने पूरी की पूरी सरकार को बदल दिया था, दल बदल करके पूरी सरकार कांग्रेस में आ गए थे वो। तो ये कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास रहा है, इसलिए वो जो भी कहते हैं कि आज जो हैं वो मजबूत हैं, तो उस समय जो कांग्रेस में जो लोग आए थे उनके लिए वो हरीश शर्मा जी क्या कहना चाहते हैं, ये मेरा बड़ा, हरीश चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं, ये मेरा पहला प्रश्न है। और जो लोग चले गए वो डर के कारण चले गए, तो जो लोग भविष्य में फिर आएंगे उनके लिए वो हरीश चौधरी जी कौन सा अलंकार यूज करेंगे। जीतू पटवारी तो कह रहे हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है जो चले गए, ये भी उसी मंच से कहा राजनीति में चौकसे जी आदमी सुबह कुछ बयान देता है और बयान जो देता है उसके साथ साथ वो एक्शन इसके विपरीत हो जाता है, ये हमने सबने देखा है। इसलिए बयानों से ज्यादा हमें उनके एक्शन और परसेप्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज भी ऐसा नहीं है, कमजोर कांग्रेस में आज भी सत्ताधारी मजबूत सत्ताधारी पार्टी से भाजपा से कुछ लोग आए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तथ्य है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। आज यदि कोई भी व्यक्ति फिर नेता कांग्रेस में वापस आता है तो वो बगैर क्षमा के, बगैर किसी खेद व्यक्त करने के उसको कांग्रेस में या भाजपा कोई पार्टी में जो अपने नेताओं को गाली बकता, आपको उदाहरण दिल्ली के कपिल मिश्रा का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर माननीय प्राइम मिनिस्टर को कहा था, लेकिन आज वो जिनके खिलाफ दंगे की बात होती थी अपराध की, वो आज दिल्ली राज्य के कानून मंत्री बने हुए हैं। तो इसमें कोई दम नहीं है। और ये इतिहास तो आपका भी रहा है, आनंद जी वो कह रहे हैं सीधे सीधे कि भाई आप भी तो आयाराम गयाराम दल बदल कराते थे, तब आपके पास कौन से सच्चे कांग्रेसी आ गए थे। ब्रजेश जी 1967 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, इतिहास से मेरे को मतलब नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आप डिबेट करा रहे हैं अपन उस पर बात करें, क्योंकि कोई भी पत्रकार, लेकिन हम इतिहास में बहुत सारी चीजें तो हमने आंदोलन की भी नहीं देखी, लेकिन पढ़ के तो आगे बढ़ते हैं ना, जानकारी तो रखते हैं ना। हम लोग भविष्य की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, कब तक पीछे देखेंगे। अभी वही तो हम कह रहे हैं बार बार, आप ही पीछे देख रहे हैं महाराज, कब तक पीछे देखेंगे। 18, 20, 25 पीछे नहीं देख रहे, छोड़िए ना उसको, आगे बढ़िए नए मुद्दों के साथ, नई रणनीति के साथ। नहीं तो हमने कहा बोला, हमने तो एक देखिए कांग्रेस का अगर प्रभारी जी ने कोई बयान दिया है या मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है तो यह हमारा रणनीति का एक हिस्सा है। हम तो प्रयास ही कर रहे हैं ना, पर बीजेपी के पेट में इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने हमारे विधायक खरीदे हैं, हमारे लोगों को डराया है, हमारे लोगों को धमकाया है, हमारे प्रत्याशियों का हाईजेक किया है। ये तो पूरी मीडिया ने और पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो अब तक हाईजेक रखते क्या वो अपने पास, कभी के लौट आते हैं आपके पास, एक तो बोलता नहीं कलंक। ब्रजेश जी सुनिए तो सही, कभी भी कोई भी सरकार के 30 विधायकों का हाईजेक करके ये फिल्मी स्टाइल में ही हुआ था ना, तो सत्ता के लिए किस हद तक भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रहे हैं, दीजिए जवाब बन्ना जी, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। ठीक, सबने देखा ये तो। देखिए ब्रजेश जी, आप मेरी बात पूरी हो नहीं पाई थी। राहुल गांधी जो खुद को फिदेल कास्ट्रो बताते हैं, अंग्रेजों के जीन्स जिनके अंदर हैं, अंग्रेजों के जीन्स वही हैं कि देखिए आप किस प्रकार से 2014 में केजरीवाल जिन्होंने इन लोगों को बुरी तरह हराया था, अगले बार इन लोगों ने उनको समर्थन दे दिया। इंडिया अलायंस में वो नेता इकट्ठे हुए, वो सब एक साथ आए जो एक दूसरे का वैचारिक और हर प्रकार से विरोध करते रहे। तो इंडिया अलायंस अपने आप में एक ऐसा
मैं तो कहूंगी फुद्दू अलायंस साबित हुआ है कि वो एक गुब्बारे की भांति फूला और फूट गया। तो जिस प्रकार से इनका इंडिया लेकिन वो अलायंस हाईजैक करके नहीं लाए ना, लोग स्वेच्छा से आए हैं गठबंधन में। इंडिया अलायंस जिस प्रकार से जिनको जाना थी नीतीश कुमार को चले गए छोड़कर, भाई किसी ने। इंडिया अलायंस जिस प्रकार से टूटा है ब्रजेश जी, अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग जो कहते हैं वो उस बात पे अड़िग नहीं रह सकते। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। शेखावत जी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही इनकी पार्टी में गए हैं, इन्होंने उनको विधायक का टिकट दिया ना, तो ये जो कार्य करते हैं वो सही है, और हम अगर कोई कार्य करते हैं तो गलत। रही बात ये जो हाईजैकिंग का इल्जाम लगाते हैं, तो हम एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे हर व्यक्ति अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और अगर आपसे अपना घर नहीं संभाला होता तो दूसरों पर इल्जाम मत बढ़िए, अपना घर संभालिए। तो आनंद जी, आपसे अपना घर समझा नहीं, और जब आप बात करेंगे तो आप पर भी आएगी। नहीं, सत्ता का दुरुपयोग जो इन्होंने किया है, इंदौर के प्रत्याशी को हाईजैक मतलब किया। आप करें तो सही है, वो करें तो गलत है। हाईजैक किया नहीं, हमने तो किया। आप एक उदाहरण बता। नहीं देखिए, हमने कब नहीं वंदना जी, एक सब्जेक्ट वंदना जी आ जाए। वंदना जी, आप डाइवर्ट मत कीजिए, आप कोई भी चीज को डाइवर्ट मत कीजिए। आप राहुल गांधी की बात मत कीजिए। अभी वर्तमान में जो बात चल रही है, दुरुपयोग किया है। कभी आप ईवीएम को गलत ठहराते हैं, कभी आप एजेंसीज को गलत ठहराते हैं, कभी आप हम लोगों को गलत ठहराते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को गलत ठहराते हैं। आप ये बताइए कि आप खुद का आकलन क्यों नहीं करते? आपकी पार्टी में आखिर इस प्रकार का कल्चर क्यों है कि आपकी पार्टी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, आप उन्हें वापस भी बुला लेते हैं, फिर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कहते हैं आप लोग? अभी जो भी अगर दूसरे दलों में चले गए वो वापस आएंगे तो खुले बाहों से आप मुझे मौका मिलेगा ही। हाँ, आपको भी मौका मिलेगा आनंद जी। वो कह रहे हैं जब वापस आएंगे तब आप स्वागत कर लेते हो। लेकिन इंदौर में वो जो मंच था जिसपे राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई से आएगा नहीं, हवाई नेता नहीं आएगा, बाहर से नहीं आएगा, हम नहीं लेंगे, उसी पे आपने संजय शर्मा को ज्वाइन करा दिया था। तो कथनी करनी में अंतर है ना, जो राजीव जी भी कह रहे हैं, जो वंदना जी भी कह रहे हैं। कल आप बाहें बिछा के खड़े हो जाएंगे, कहा ये स्वागत कर रहे हैं हम आपका। नहीं, अभी पिछले इसमें क्या हुआ पता नहीं। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, चाहे हरीश जी की हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो, जीतू पटवारी जी की हो, उमंग सिंगार जी की हो। अब कोई भी जो छोड़ के गया है, हम उसको इस पार्टी में जगह स्थान न तो था, न है और न रहेगा। ये बहुत स्पष्ट मानसिकता है। रही बात, अगर हमारे लोग, आप एक मिनट चुप रहिए वंदना जी, मुझे भी मौका दीजिए। आप अगर आप पूरी डिबेट आपको ही बोलना है तो मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए, आप क्यों बोलूं ब्रजेश जी? आप ही बोल रहे हैं। चलिए, हमारे लोग तो छोड़ के चले गए थे। आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? आप सत्ता छोड़ देते, आपने लिया तो आप भी तो नैतिकता, अपने सत्ता के लालच में इतना गिर गए कि हमारे कांग्रेस के लोगों को ले लिया और उनसे सरकार बना ली। तो आपने नैतिकता बची कहाँ है ना, ना इधर बची ना उधर बची ना। हमने थोड़ी छोड़ी, कांग्रेस ने थोड़ी छोड़ी। देखिए, कांग्रेस चाहती नहीं, कांग्रेस चाहती तो निगोशिएशन कर नहीं, आपने चुनी हुई सरकार बर्खास्त की थी, तब नैतिकता थी क्या? नहीं, कमलनाथ जी ने कोई निगोशिएशन नहीं किया। हम भी अगर इनको लालच देते, सिंधिया जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बना देते, तो आप हमारे को वंदना जी, लेकिन आनंद जी, नैतिकता की आप बात कर रहे हैं, उनसे नैतिकता की आप उम्मीद करते हैं। आप चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कर रहे थे, तब नैतिकता नहीं थी क्या? फिर तो आप पर भी उंगली उठेगी। फिर इतिहास की बात कर रहे हैं। फिर इतिहास की क्यों बात नहीं करेंगे भाई? आप करो तो सही, आप करो तो उस पर बात मत करो, वो करें तो कहने की बात करो। इतिहास पे क्यों बात कर रहे हैं? आप वर्तमान पे बात कीजिए ना। डिबेट अभी आपने किस पे मुद्दे पे रखी है? वर्तमान पे, तो वर्तमान पे बात कीजिए। मतलब आप नैतिक हो गए हो? बीजेपी की, मतलब अभी आप नैतिक हो गए हो, पहले नहीं थे। मतलब आप नैतिक हो गए हो, आप विपक्ष में आके क्यों चले जाते? नैतिकता की बात करने लगे हो, आप सत्ता में आके फिर नैतिकता की बात नहीं करोगे। नहीं, हम तो नैतिकता की बात ही कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो उस समय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना सकते थे, उप मुख्यमंत्री बनाते, प्रदेश अध्यक्ष बनाते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर हमने खुला देखा कि आपको जाना, आप जाइए। आप डरा धमका के हमको दबा नहीं सकते कि हमको ये चाहिएगा तो हम ये देंगे। कमलनाथ जी ने कोई निगोशिएशन नहीं किया, हमने कोई नैतिकता नहीं की छोड़ी। पर शिवराज सरकार, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आपकी तरफ से। नहीं, हिंदुस्तान ने देखा है कि मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी नैतिकता की बात कर रहे हैं कि उनमें नैतिकता होनी चाहिए थी। नैतिकता की बात या राजनीति की बात कर रहा है, रणनीति की बात कर रहा है।
मुझे लगता है कि एक लाइन में ये जो कहना चाहते हैं ये कि घर की चौकबंदी हम नहीं करेंगे। राम राज्य हमारे पूरे देश में, और इस देश में एक जिला का मैं नाम भूल रहा हूँ जहाँ पे ताले नहीं रहते हैं, वहाँ कोई चोरी नहीं होती। तो पूरे देश में हमारा घर रहेगा और चोरी नहीं होगी। सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है कि हम अपने घर की चौकबंदी करें। ये इनका कहने का मतलब बड़ा साफ ये है। जो दूसरी बात उन्होंने कही, जो बयान था उनका कि भाई कांग्रेस प्रवक्ता ने जो रणनीति की बात कही है कि ये बयान भी जो है कि हमारी रणनीति नहीं है, रणनीति का हिस्सा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं उनके आज 1 मिनट में उनका प्रवक्ता बन जाता हूँ। उन्होंने बयान के पहले बात कही थी कि मैं सूर्य समझ के साथ आया हूँ, और सूर्य समझ का मतलब ये होता है कि मैं बिना किसी सोच के, बिना किसी गुटबाजी के आया हूँ, मैं किसी बिना किसी उसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना राजीव जी, इसलिए वो कह रहे हो कि मैं समझूंगा पहले मध्य प्रदेश को, यहाँ की सियासत को देखूंगा, यहाँ के लोगों से बातचीत करूंगा, इसके बाद अपनी रणनीति का खुलासा करूंगा। दूसरा पहलू भी तो होता है। लेकिन आप 7 बार तो विधायक रहा, सांसद रहा, पंजाब का प्रभारी रहा, आप इतना ना समझ तो होगा नहीं ना वो। जी बिल्कुल सही है जी। ये उनकी रणनीति हो सकती है। आनंद जी जवाब दे रहे हैं, समय नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो प्रभारी जी आए हैं, शुरू से शुरुआत की बात करिए, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, यहाँ की आबो हवा को समझेंगे और संगठन के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमको अभी 3 साल संगठन के लिए काम करना है। लेकिन दिखना चाहिए ना आनंद जी कि नया प्रभारी आया है तो कोई लाइन लंबी खींच रहा है, नई रणनीति के साथ आ रहा है। वो तो पुराना राग गा रहा है। पुराने 6 आपके प्रभारी गा चुके हैं और आप भी गा रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, बोलने में देखिए, भाषण देना होता तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, रणनीति खुलासा थोड़ी की जाती है। अच्छा, ये भाषण था ना? क्या तो भाषण कार्यकर्ताओं को तो भाषण ही दिया जाएगा ना। संगठन में क्या होता है भाई, अगर हम आएंगे तो संबोधित ही करेंगे ना। हम उसको भाषण बोल रहे हैं, हम संबोधन बोल रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का अगर मोटिवेशनल रूप से हमको उनको बढ़ाना है, उत्साह जगाना है, तो यही बोलेंगे कि जो बिक गए वो बिक गए, और जो बेईमान थे वो चले गए, आप ईमानदार हैं। तो गलत कहाँ बोल रहे हैं वो? तो कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए रणनीति रणनीति नहीं, जो बनाएंगे और कार्यकर्ताओं के सामने इसकी घोषणा नहीं करेंगे। चलिए माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर टिकाऊ बिकाऊ, ये 2018 यानी 2020 के बाद का ये नारा है कांग्रेस जिसको लेकर चल रही है। क्या इसके सहारे वो सत्ता में वापस आ सकती है? निश्चित तौर पर इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा, एक रणनीति लाना होगी, या पुराने जो दुख हैं उसी सदमे से शायद उबर नहीं पा रही है, इस पर भी विचार करना होगा। या जो आनंद जी कह रहे हैं कि भाषण देना था इसलिए बोल दिया, रणनीति का खुलासा नहीं किया, रणनीति तो कुछ और होगी। उम्मीद करते हैं कांग्रेस रणनीति के साथ आएगी और मुकाबला करती नजर आएगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।